अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त जब फ़लस्तीन में मुसलमानों की गैरत और मस्जिद अक्सा के नामूस की जंग जारी है, इसी दौरान तुर्की ने फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें पाकिस्तान की प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम अंसारी एंड जुनैद शाह फिल्म्स है, इनका भी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यही इस ड्रामे के मास्टर माइंड हैं और इन्होंने ऐसी सीरीज़ बनाने का सोचा जो कि पाकिस्तानी मीडिया की रहनुमाई का काम करे, क्योंकि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त इंतहाई वाहियात किस्म के ड्रामे दिखाकर पाकिस्तानी कौम को बेहयाई की तरफ दावत दे रहा है, जबकि टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के ऐसे तारीखी ड्रामे मुसलमान नौजवानों को उनकी भूली हुई तारीख याद दिला रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की पहली किस्त का रिव्यू है, जिसे देखकर आप लोग जान जाएंगे कि किन 10 खास बातों की वजह से आप लोगों को ये ड्रामा सीरीज़ देखनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये ड्रामा देखने की पहली वजह है आलम इस्लाम की हालत। तो नाज़रीन इकराम, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, फिल्मिंग और एक्टिंग, हर एक को अगर अलग अलग देखा जाए या मिलाकर, तो दोनों तरह से ये ड्रामा एक मास्टरपीस है। ये ड्रामा संजीदा भी है और इसके साथ साथ वाक़यात इतने तेज़ रफ्तार हैं कि देखने वाला पीछे भी नहीं रहता और बोर भी नहीं होता। और ड्रामे के आगाज़ में ही हमें बता दिया गया है कि सुल्तान संजर का इंतकाल हो चुका है और सल्जूकी सल्तनत बिखरना शुरू हो चुकी है। आलम इस्लाम में एक तरफ अब्बासी खिलाफत है और दूसरी तरफ शिया फातमी हुकूमत है, जबकि एक जंगी रियासत है जो काफ़ी हद तक मजबूत है और सल्जूकियों का जवाल शुरू हो चुका है। और ड्रामा देखने की दूसरी वजह है इसकी मेन थीम। इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले शानदार है, कहानी तेज़ी से आगे बढ़ाई गई, लेकिन जिस तरह दिखाया गया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी का मुंह बोला बेटा है और किस तरह यूसुफ ने जंगी महल में परवरिश पाई, तो ये सब फैब्रिकेटेड था, लेकिन इससे ड्रामे की मेन थीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मेन थीम यही है मस्जिद अक्सा की आज़ादी, और इस मकसद के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की जद्दोजहद। नंबर 3, मुसलमानों का इत्तेहाद। इस ड्रामे में भी आलम इस्लाम के वही हालात हैं जो आज हैं, यानी कि मुसलमानों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं। हर एक की अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वो किरदार है जिनकी तुर्क, एशिया के मुसलमान, अफ्रीकी और अरब सभी इज्जत करते हैं, और ये ड्रामा इस तरह मुसलमानों के इत्तेफाक की वजह बन सकता है। मैं अपनी इस बात को एक मिसाल से वाज़े करूँगी कि जब दिल शारतुल रिलीज़ हुआ तो उसमें अरबों को ये महसूस हुआ कि कुछ इस किस्म का तासुर दिया गया है कि तुर्क इतनी इंसाफ पसंद और आदिल कौम है कि उसे ही दुनिया पर हुकूमत करने का हक हासिल है। इस बात पर अरबों को गुस्सा आया और मोहम्मद बिन सलमान ने ममालिकुन नार नामी एक ड्रामा सीरीज़ बनवाई, जिसमें अरबों पर तुर्कों ने जो मजालिम ढाए थे उन्हें दिखाया गया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी वो किरदार है जिसकी सब मुसलमानों के यहाँ इज्जत है, इसलिए इस ड्रामे के मामले में ऐसा झगड़ा नहीं हो सकता। ड्रामा देखने की चौथी बड़ी वजह है योगर गुनेश। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे को ना देखने की वजह जिन लोगों के नज़दीक योगर गुनेश था, तो इन्हें बताना चाहूँगी कि पहली किस्त देखने के बाद ये ड्रामा देखने की वजह योगर गुनेश हो ना हो, तो भी इसकी अदाकारी और सलाहुद्दीन अय्यूबी वाले किरदार को लेकर वो तमाम किस्त में जितने अच्छे तरीके से वो लेकर चला है, तो ये देखकर तमाम अंदेशे गलत साबित हो जाते हैं जो हम अपने दिल में ये ड्रामा रिलीज़ होने से पहले सोच रहे थे। और इसकी एक और वजह यह भी है कि एमरे कोना के ड्रामे किसी एक ही शख्स या सिर्फ हीरो पर फोकस नहीं करते, बल्कि हर अदाकार और किरदार को मौका मिलता है। योगर गणेश का भी अल्परसलान के हीरो बारिश आरदूज की तरह ज़्यादातर चेहरे का एक ही स्टाइल रहता है, और जिस तरह एंगा नाल्तान को कमाल हासिल है कि वो हर डायलॉग के साथ और कई बार जुमले के दौरान लफ्ज़ों को बोलते हुए उन लफ्ज़ों के हिसाब से उनके चेहरे के अंदाज और तासुरात तब्दील होते हैं, तो ऐसी बात तो योगर गणेश में नहीं है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर परफॉर्मेंस वो अच्छे तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब नजर आए। ये ड्रामा देखने की 5वीं वजह है इसका रिलीज़ होने वाला वक्त। एमरे कोना को क्या मालूम था कि जिस वक्त ये ड्रामा वो प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे, उन्हीं दोनों अलकुदस फिर से आगो खून के शोलों में घिर जाएगा। और एमरे कोनक ने बड़ी जहानत का मुजाहरा किया कि ड्रामा उस वक्त ऑन एयर किया जब उम्मत के नौजवानों को अक्सा की तारीख और इससे मुसलमानों के जज्बात क्यों जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में मालूम हो। नंबर 6, एक्शन सीन्स। तो ड्रामे का एक्शन अपनी मिसाल आप है, और एमरे कोना के ड्रामों के फाइटिंग सीन्स आपस में मिलते जुलते भी नहीं होते। यहाँ तक कि ये किस्त रिलीज़ होने से पहले जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर रिलीज़ की गई, तो इनमें से इस तस्वीर को देखकर लोग ये तबसरा कर रहे थे कि एमरे कोनक ने इस सीन में कुरैश उस्मान के सीज़न 4 की किस्त नंबर 130 में दिखाई गई बैफ्यूज़ की जंग की कॉपी की है। लेकिन जब हमने ये ड्रामा देखा तो साफ जाहिर था कि कोई भी सीन या स्टाइल कॉपी नहीं किया गया, बल्कि इस जंग का अपना एक मज़ा, मंजर और सिनेरियो था। और ख़ास तौर पर योगर गणेश ने जिस तरह तलवार चलाई, तो इस किस्म का सीन
दिल शारतुल के सीज़न 4 में ही नज़र आया था। नंबर 7, ड्रामे के सेट्स। चूँकि ये ड्रामा TRT के प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हो रहा है तो हमें यही लगा कि ड्रामे के सेट्स ओयनुश बुयुक सेल्जुकलो और अल्परसलान या बारबरुसा जैसे होंगे, लेकिन एमरे कोनक ने हमें हैरान कर दिया कि इतने लेविश सेट्स तैयार करवाए जिनमें कदीम मुस्लिम तहजीब की खुशबू महसूस हो रही थी। और उस दौर में मुसलमानों का लाइफस्टाइल कैसा था, कैसा लिबास हुआ करता था, बादशाहों के दरबारों का क्या अंदाज था और मुसलमान किस किस्म के मकान बनाते थे, तो ये सब तारीख़ी हक़ाइक़ इस ड्रामे को देखकर मिल जाएंगे। नंबर 8, ड्रामे की तारीख़ और असल तारीख़। तो नाज़रीन इकराम, ड्रामे की कहानी पर मद्दाहों के काफ़ी एतराज़ात देखने को मिले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा क्यों दिखाया गया। तो नाज़रीन इकराम, असल तारीख़ तो यहाँ यही है कि नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी पहली बार तब मिले जब सलाहुद्दीन अय्यूबी 15 या 16 साल के थे। उस वक़्त दमिश्क ज़ंगी कंट्रोल में था और नजमुद्दीन अय्यूब को उस शहर का गवर्नर बनाया गया, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी छोटी सी उम्र में ही मिस्र के गवर्नर बने और वो हमेशा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से रहनुमाई लेते थे और इन दोनों ने मिलकर काफ़ी जंगें लड़ी। इस हिसाब से नूरुद्दीन ज़ंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुर्शिद थे और इससे मज़ीद बढ़कर वालिद जैसे थे, क्योंकि सिर्फ नूरुद्दीन ज़ंगी वो शख्स थे जो उस वक़्त सलीबियों के साथ साथ शिया फातमी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और इस्लामी ख़ित्तों की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम जानते हैं कि तारीख़ पर 100% एतबार नहीं किया जा सकता, तो अगर एमरे कोनक ड्रामे को दिलचस्प बनाने के लिए थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट दे रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आखिरकार ये ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। नंबर 9, क्या ये सीरीज़ दिल शारतुल, कुरुलिश उस्मान और अल्परसलान बुयुक सेल्जुकलो को पीछे छोड़ सकती है? तो नाज़रीन इकराम, ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगर ये सीरीज़ इसी तरह हर किस्त के साथ अपना जादू चलाती रही जिस तरह पहली किस्त में मद्दाहों पर चलाया, तो ये इन सब ड्रामों से आगे निकल सकती है। लेकिन मैं ये सब मद्दाहों की तरफ से नहीं कह रही, यहाँ सिर्फ मैंने अपनी राय दी है। जिन लोगों को जो ड्रामा अच्छा लगता है और उनकी इन तमाम ड्रामों के बारे में अपनी जो भी ज़ाती राय है, तो वो अपनी राय के मुताबिक किसी भी ड्रामे को रिजेक्ट करने या पसंद करने का हक रखते हैं। नंबर 10, ड्रामे का बजट। नाज़रीन इकराम, ड्रामे को देखकर कहीं भी नहीं लगता कि किसी भी मामले में पैसा कंजूसी से खर्च किया गया है। हो सकता है बहुत से सीन्स में AI इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स या AI से जैसे भी मदद ली गई है, बेहतरीन तरीके से ली गई है। और पहले ही किस्त में अस्कलान की जो जंग दिखाई गई है, उसे देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि नसीम हिजाजी के नावल में बयान की गई कोई जंग हम अपने सामने होती देख रहे हैं। यानी कि अगर ड्रामा तारीखी है तो तारीखी लगता भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ऐड करना चाहूँगी कि वीडियो ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हैं और वीडियो के कलर से ऐसा लगता है कि जैसे किसी मॉडर्न सीरीज़ के हों। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है जिस पर तनकीद की जाए और ड्रामा देखने से इनकार कर दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी इस ड्रामे को देखने की 10 वजूहात। जो लोग इस ड्रामे की पहली किस्त देख चुके हैं वो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।